हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं कैश फ्लो। ओके, सो आप लोग एक नोटबुक अपने पास रखना जिसमें आप लोग लिख सको। ओके, क्योंकि कैश फ्लो का आपको मैं पूरा फॉर्मेट दूंगी और उस हिसाब से आपको एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद कैश फ्लो। ये अब किन के ओके, ये F3 के लिए इम्पोर्टेंट है, F7 के लिए इम्पोर्टेंट है और SBR स्टूडेंट्स के लिए ये जो कैश फ्लो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो में आपके कैश फ्लो का टॉपिक प्लस आपके लेजर अकाउंट्स जो कैश फ्लो के रिलेटेड है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको लेजर पता चले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले कैश फ्लो में दो मेथड होती है। कितनी मेथड होती है? दो। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड होती है और एक इनडायरेक्ट मेथड होती है। ठीक है, ये दो मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, यूजुअली दोनों ही मेथड में तीन एक्टिविटीज है जो आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। सबसे पहले होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? फिर दूसरी कौन सी होती है और तीसरी कौन सी होती है? फिनेंसिंग। ये सारी की सारी चीजें आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखी होगी। अब हमको ये जो एक्टिविटी है विच इज इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पीएनएल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? पीएनएल से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो असेट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? असेट से। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है आपकी, वो आपकी लायबिलिटी से रिलेटेड होती है। आ रहा है समझ में? तो ये तीन चीजें हैं और तीनों चीजों का हमको बाइफरकेशन अब समझना है। ओके, तो ऑपरेटिंग इज ऑफ पीएनएल, इन्वेस्टिंग इज ऑफ असेट एंड फाइनेंसिंग इज फॉर लायबिलिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ कैश की बातें होनी चाहिए। हाँ, पर जब हम लोग, मैंने बोला पीएनएल की बातें जब करते हैं तो उसमें तो नॉन कैश क्या, एक लॉजिकली बात समझो। मैंने एक असेट लिया 50,000 का, तो मैंने क्या एंट्री डाली? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने ये एंट्री डाली। क्या, जब डेप्रिसिएशन होता है, जैसे कि 5 इयर्स का असेट है ऐसा समझते हैं, तो मैंने क्या एंट्री डाली? फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने ये एंट्री डाली। अब कैश तो जिस दिन असेट ली उसी दिन पूरा का पूरा कैश बाहर चले गया, उसी दिन पूरा का पूरा 50,000 पूरा का पूरा बाहर चले गया, हाँ कि ना? बट अब जब हम लोग बोलते हैं कि भाई असेट है, असेट का डेप्रिसिएशन होता है, आइए 16 फॉलो करते हैं, तो हम क्या एंट्री डालते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मैंने बोला 5 साल की है तो चलो 10-10 हजार का हम डेप्रिसिएशन 5 इयर्स तक। बट फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर कैश बाहर जा रहा है? नहीं, यहाँ पर कैश बाहर नहीं जा रहा। असली कैश बाहर तो कब जा रहा है? जिस दिन हमने असेट परचेस किया उस दिन पूरा का पूरा कैश बाहर चले गए। तो अब जब ऐसी सिचुएशन है तो आपके पीएनएल में तो क्या होगा? आपके पीएनएल में तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा होगा। हाँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा होगा और यहाँ पर आपका जो भी आ रहा है पीबीटी, राइट? यहाँ पर यूजुअली पीबीटी आता है। तो जब ये जो चीज है पीबीटी, क्या उसमें सारी की सारी नॉन कैश आइटम्स इंक्लूडेड होगी? नॉन कैश आइटम मतलब डेप्रिसिएशन और ऐसा सब। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छे से अब पता भी चलेगा क्योंकि आप लोगों ने आईएएस 16 कर लिया है। एक असेट है जिसका कैरिंग अमाउंट है 10,000, मैं उसको बेच रही हूँ 15,000 में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कितने पैसे आ रहे हैं? 15,000 आ रहे हैं। अब ये जिसने 5,000 बोला है ना, वो गलत ही सोच रहे हो आप लोग। अब लॉजिकली समझो फ्रेंड्स, जो 10,000 की असेट है आप वो सेल कर रहे हो और आपका कैश आ रहा है 15,000।
ये असेट गई, भले अब आप जो बोल रहे हो 10,000 की असेट है, 15,000 में बिकेगी, तो ये जो 5,000 है वो आपका प्रॉफिट है। पर पैसे कितने आ रहे हैं, मुझे प्रॉफिट से लेना देना नहीं, मैं कैश फ्लो पढ़ रही हूँ, मुझे प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। पर मैंने मेरे पीएनएल में तो ये 5,000 क्रेडिट साइड में लिखा होगा, ये 5,000 मैंने, तो वो क्या हो गया है कैश फ्लो में, ये 5,000 मेरे को नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे को मिल कितने रहे हैं 15,000, मुझे मिल कितने रहे हैं 15,000, तो ये जो 5,000 है वो मुझे लिखना नहीं। मुझे मतलब अब मैंने तो लिख दिया होगा, जैसे कि मेरा पीवीटी है आईटी, उसमें ये जो भी अमाउंट है उसमें तो ये 5,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, उसमें तो ये 5,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, उसमें मुझे क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है, मतलब मुझे प्रॉफिट को यहां से निकाल देना है। आ रहा है समझ में? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पीएनएल के प्रॉफिट में मैंने ये जो प्रॉफिट है, ये गेन है, ये गेन है वो मैंने इंक्लूड कर दिया होगा। पर क्या ये गेन कैश फ्लो का है? नहीं। तो जब मैं कैश फ्लो करूंगी तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको जो प्रॉफिट आया उससे माइनस करना पड़ेगा। अब एक और एग्जाम्पल इसी के साथ, ठीक है। एक असेट जो है वो 10,000 की है, अब मैं उसको बेच रही हूँ 8,000 में, मैं उसको बेच रही हूँ। मुझे क्या ये देखना है लॉस प्रॉफिट? नहीं, मुझे देखना है कैश कितना आया, मुझे देखना है कैश कितना आया। तो कैश कितना आया, 8,000 का कैश आया, राइट। तो ये जो 2,000 है वो मेरा क्या हो रहा है, लॉस। अब फिर से क्या लॉस मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया होगा पीबीआईटी में, क्या क्या मुझे अब कैश फ्लो में उसको इंक्लूड करना है? प्रॉफिट में आप इंक्लूड करोगे, पर नाउ आई एम मेकिंग कैश फ्लो, तो क्या मुझे कैश फ्लो में वो इंक्लूड करना है? नहीं। तो मुझे लॉस को क्या करना, क्योंकि वो इधर इंक्लूडेड है, मैंने पहले से उसको माइनस कर दिया है, अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस, लॉस ऑन सेल। कंसेप्ट समझ रहे हो आप लोग? कोई डाउट है किसी को भी? नो डाउट, ओके। तो आपको अब आई होप सो लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग, ये क्या मैं थोड़ा 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 करके पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा मर्ज करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से समझना। अक्रूवल्स प्रीपेमेंट सबने पढ़ा है, पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी दैट्स फाइन, बट अब एक लॉजिकली बात समझने की कोशिश करना। अक्रूवल क्या होता है, जैसे कि ये मेरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ईयर एंड है ना, तो पीएनएल में हम पूरे के पूरे 12 महीने लिखते हैं, पूरे के पूरे 12 महीने हम पीएनएल में, मतलब जब से मेरा साल चालू हो रहा है और जब तक मेरा साल खत्म होगा, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का खर्चा मैं पीएनएल में लिखूंगी, हाँ कि ना? हाँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का खर्चा मैं पीएनएल में लिखूंगी। करेक्ट है कि नहीं है? अब मेरी छोटी सी बात समझना और प्रेशर करना खुद के दिमाग में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कैश पे किया, क्या किया, कैश पे किया 15,000, ये अप्रैल का महीना है, मेरा ईयर एंड दिसंबर है, मेरी बैलेंस शीट दिसंबर को बनती है, ये याद रखना, मेरी बैलेंस शीट दिसंबर को बनती है, पर मैं अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक का इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, रेंट कुछ भी, इंटरेस्ट रेंट कुछ भी पे कर रही हूँ 15,000। फ्रेंड्स कैश कितना पे हो रहा है? अब आप इसमें ये नहीं देखोगे कि कब पे, क्या ये मंथ ईयर के एंड तक कितना पे हुआ, ये सब नहीं देखोगे आप, ये सब आपको नहीं देखना है, वो हम देखते हैं पीएनएल में कि ये साल का कितना खर्चा है, तो ये साल का अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ही नोट करोगे, मतलब पीएनएल में आप कितना लिखोगे, 15,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। बट कैश में ऐसा नहीं होता है, कैश में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वो पैसे दे रहे हो वो पैसे गए, इसमें अक्रूवल मेथड नहीं आता है कैश फ्लो में। आ रहा है समझ में आपको? मतलब 15,000 डायरेक्टली क्या कर दोगे आप, माइनस। बट नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट, मैंने देखो अब मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने जो भी आपको बेसिक्स थे वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो मैं अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ध्यान से एक चीज समझना, ठीक है, समझना। फर्स्ट, मुझे क्या चाहिए, पीबीआईटी,
और पीबीटी भी होगा तो भी इंटरेस्ट को आपको मतलब प्लस करके पीबीआईटी लेकर आना है, ठीक है। याद रखना क्या चाहिए, पीबीआईटी, पीबीआईटी चाहिए। अब डेप्रिसिएशन मैंने पीएनएल में, ये पीएनएल से उठा के लेकर आई हूं मैं, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के लेकर आई हूँ, इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब पीबीआईटी आया, पीबीआईटी में क्या होगा, तो पीबीआईटी में डेप्रिसिएशन अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। कोई डाउट? अगर लॉस ऑन सेल है, क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्रॉफिट ऑन सेल है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप बोलोगे, रट्टा मारने के लिए आप बोल सकते हो ऑपोजिट चीज है, राइट, जो वहां पे माइनस हो रही है यहाँ पे प्लस, जो वहां पे प्लस हो रही है तो माइनस। बट अगेन वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट, मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट समझाया कि ऐसा क्यों होता है। कोई डाउट है यहाँ पे आपको? नो डाउट, पक्का? तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो अगर मतलब ऐसे अगर थोड़ी बहुत और भी चीजें होगी, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इस तरह इंटरेस्ट पेड जो होता है वो यूजुअली दो तरीके के होते हैं, एक पीएनएल का और एक कैश, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, ठीक है। एक तो वो, बट हाँ यहाँ पे वो भी हम 1 मिनट बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे आता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। यहाँ पर मैंने वर्किंग कैपिटल के चेंजेस नहीं किए हैं, तो अब मुझे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, वेरी क्लियरली अंडरस्टूड, राइट, कि इसका मतलब होता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी, कुछ नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये 2002 है, ये 2003 है, यहाँ पर मेरा रिसीवेबल्स का बैलेंस है, यहाँ पर पहले मेरा रिसीवेबल्स था 5000 और अब मेरा रिसीवेबल्स हो गया 7000। मेरा रिसीवेबल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या पैसे आ रहे हैं, नहीं। देखो आपको ऐसा लग रहा है अरे पहले 5000 मिलने वाले थे अब 7000 मिले, लेकिन मिलने वाले हैं, मिले नहीं है, मिलने वाले हैं, मिले तो इससे इसको हम बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्योंकि मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने पैसे अभी तक वो रिसीवेबल्स ने दिए ही नहीं। अब एक और, पहले था 3000, अब हो गया 1000, तो पैसे मिल रहे हैं मुझे, हाँ, तो मुझे पैसे मिल रहे हैं तो क्या होगा, प्लस। मतलब मैंने आपको ये समझाया, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स क्या होगा, माइनस। रिसीवेबल्स पहले 5000 था, 7000 है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स मतलब मेरे पैसे नहीं आ रहे, फंस चुके हैं, वो आदमी मुझे पैसे दे ही नहीं रहा। ये क्लियर है आप लोगों को, राइट। अब डिक्रीज इन रिसीवेबल्स मतलब पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, क्योंकि जो पहले बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा अब उसने पैसे दे दिए मुझे, विथ दिस प्लस। कोई डाउट? नो डाउट, ओके। अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, वो लास्ट में बताऊंगी, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं फिर मैं वो आपको समझाती हूँ। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेंटरी और डिक्रीज इन इन्वेंटरी समझेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले इन्वेंटरी था मेरा 5000, अब मेरा है 8000, मतलब इन्वेंटरी बिक ही नहीं रही है ना, इन्वेंटरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिक ही नहीं रही है, गोडाउन में से पड़ी है अब। तो जब इन्वेंटरी बढ़ रही है मतलब मेरा पैसा फंस गया है, पैसा फंस गया है, तो वही अगेन इंक्रीज इन इन्वेंटरी मतलब माइनस, और डिक्रीज इन इन्वेंटरी मतलब पहले इन्वेंटरी 2000 थी और अब 1000 है, मतलब 1000 की इन्वेंटरी बिक गई है, बिकेगी तो पैसा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज इन पेबल्स मतलब मैं ही पैसे नहीं दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 5000 का पेबल्स पहले था, अब ये 8000 हो गया, तो पेबल्स क्या हो रहे हैं मेरे, अब लॉजिकली समझो, मैं पैसे नहीं दे रही मतलब वो पैसे मेरे पास है, हाँ, मतलब मैंने उसके पैसे हड़प के रखे, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब पैसे अभी भी मेरे पास ही है, तो देयर वुड बी इंक्रीज इन कैश फ्लो। और डिक्रीज इन पेबल्स, डिक्रीज इन पेबल्स मतलब क्या होता है कि मैंने पैसे उसको दे दिए, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। अब किसी को भी अगर एग्जाम के लिए ये चीज समझनी है,
अब एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं सोचोगे ना इतना था, ये था, प्लस होगा। तो सिंपल सी बात है, हम एग्जाम के लिए एक चीज याद रखेंगे, अगर करंट असेट है तो डू ऑपोजिट। मतलब क्या मैम, मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? मतलब पहले ये 2000 है, 3000 हो गया, तो बढ़ रहा है तो माइनस होगा। डू ऑपोजिट। एग्जाम के लिए आप ऐसा सोचने नहीं बैठोगे ना कि भाई ये रिसीवेबल्स है। आप सोच भी सकते हो, अगर आपका मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग और आपके बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई तो सोच सकते हो। अगर आप लास्ट मिनट में ये पढ़ रहे हो तो आप इतना नहीं सोच पाओगे। एक और चीज, जैसे कि ये 3000 है, ये 1000 हो गया, मतलब ये कम हो रहा है। मैंने बोला कम हो रहा है तो डू ऑपोजिट, मतलब क्या कर दोगे? प्लस। तो करंट असेट में हमेशा डू ऑपोजिट। अब करंट असेट दो ही है, इधर तो रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी, और तीसरा तो कैश है जो हम बना रहे हैं, राइट? समझ में आया आपको? अब एक और चीज, ये तो क्लियर हुआ। अब पेबल्स है ना, तो मैंने आपको इधर एक चीज सिखाई यहाँ पे फ्रेंड्स, कि करंट असेट है तो डू ऑपोजिट, है ना? अब अगर करंट लायबिलिटी है तो क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? करंट लायबिलिटी है तो क्या होगा? अगर करंट लायबिलिटी है तो डू एज इट इज, मतलब प्लस है, बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। सिंपल। कोई डाउट किसी को भी यहाँ पे? पक्का? डन है। तो यहाँ पर मेरा आएगा फ्रेंड्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आएगा यहाँ पर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां तक मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ चुका है। अब मैं यहां से आगे बढ़ती हूँ, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद में दो चीजें माइनस होगी। कितनी चीजें? एक तो इंटरेस्ट पेड माइनस होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट पेड। और एक तो टैक्स पेड। कुछ डाउट है? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पूछा है तो आपका आंसर ये होगा। और अगर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी है तो आपका आंसर में इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होगा। कोई डाउट है किसी को? एनीथिंग? पक्का? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये तो हमने समझा, बट अब आप लोगों को मैं एक चीज समझा देती हूँ। ये जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल वाला नहीं है, सबसे पहली बात। ये जो टैक्स है वो पीएनएल वाला नहीं है, दूसरी बात। तो अब ये क्या है? ठीक है, मैं इसके बाजू में ही एक लेजर बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इधर ही नोट कर लो। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये पीएनएल अक्रूवल बैलेंस के हिसाब से चलता है। तो इसका लेजर बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अगर इसको लायबिलिटी ही मान के चल रही हूँ, आप पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं मतलब आपने कुछ अमाउंट ऑफ बैलेंस लायबिलिटी में पहले से निकाल के रखा होगा। तो हियर इज ओपनिंग बैलेंस, राइट? और यहाँ पर क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से सुनना। और आप इसको जो भी समझ सकते हो, आप इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि रिमेम्बरिंग है, ठीक है, मगिंग है तो मगिंग समझो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? आप इसको मिस नहीं कर सकते हो, वरना आप क्या करोगे, जो पीएनएल का है वही यहाँ पे दोनों बैलेंस लिख के आ जाओगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। मे बी आपने पूरा सम सही किया और आप गलत कर दोगे। पीएनएल की बातें इधर आती है, ओके? क्रेडिट साइड में हमेशा याद रखना, कैश पेड जो होता है वो डेबिट होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मेरा ओपनिंग बैलेंस है 500, मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 600, और मैंने पीएनएल में पहले से ही 1000 का इंटरेस्ट चार्ज करके रखा है। तो 1000 प्लस 500, 1500, 1500 माइनस 600, ओके, तो कितना आएगा यहाँ पर? हम्म देन यहाँ पर 900, मतलब मैंने देखो पीएनएल में कितना चार्ज किया है? 1000, पर मैं कैश कितना पे कर रही हूँ? 900। क्लियर है आपको? कोई डाउट है? पक्का? मतलब देखो आप समझो, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। पीएनएल का बैलेंस बहुत अलग है और कैश फ्लो का बैलेंस बहुत ज्यादा अलग है। आई होप सो आपको ये समझ में आया। डन है? कोई डाउट किसी को? नो डाउट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, विच इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। विच इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसके रिलेटेड है? असेट के रिलेटेड। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको इसमें एक लेजर जरूर सिखाऊंगी विच विल बी योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने जैसा आपको आपको बोला कि यहाँ पे आपको कैश फ्लो आता होगा नहीं आता होगा वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे आपको लेजर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी चीज को खरीद रहे हो, परचेज ऑफ असेट, तो पैसे जा रहे हैं तो माइनस होगा, और अगर आप कोई भी चीज को बेच रहे हो तो पैसे आ रहे हैं वो प्लस होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि 10,000 की असेट 15,000 में बेच रही हूँ, तो 5,000 तो पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से वो हट जाएगा, पर मेरा 15,000 का जो बैलेंस है वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डन है, वो किधर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कोई डाउट है? अब है ना, मुझे यहाँ पे आपको दो चीजें सिखानी है। सबसे पहली चीज ये सिखानी है, डिविडेंड रिसीव्ड। मैंने क्या बोला? डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब ये मत बोलना डिविडेंड पेड, रुको वेट, ठीक है। तो डिविडेंड रिसीव्ड मिल रहा है तो प्लस होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड वो भी इसका पार्ट है। डन। ये अब हम ये हमको चीजें समझ में आती है। कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो वो माइनस होगा अगेन। बट यहाँ पर मुझे आपको एक चीज सिखानी है विच इज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर। बहुत इजी है, बट आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर। देखो कभी कभी सम में क्या होगा आपको पता है, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कितना असेट आपने खरीदा है। आपको पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, बट यू नीड टू फाइंड कि आपने ये साल में कितना असेट खरीदा है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि असेट है ओपनिंग बैलेंस डेबिट, यहाँ पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। डन है? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई असेट खरीद रही हूँ तो क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब कोई भी असेट में खरीद रही हूँ टू कैश, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेबिट साइड में टू कैश आएगा, हाँ कि ना? सप्लायर है, क्रेडिट है तो क्रेडिट, मतलब सप्लायर का नाम। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है। अगर सुनना ध्यान से, कोई असेट का रीवैल्यूएशन हुआ है गाइस, अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं आता है देन यू कैन गो एंड वॉच माय वीडियो ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके। तो अगर अगर आप लोगों को रीवैल्यूएशन हो रहा है, अगर असेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो अगेन असेट की वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, हाँ कि ना? हाँ। अब सुनो, सेल हो रहा है तो बाई सेल प्रोसीड, यस कि नो? यस। सेल प्रोसीड मतलब कैश ही आएगा, राइट? ये तो मैंने सेल प्रोसीड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। और लास्ट थिंग इज योर डेप्रीसिएशन। बताओ कोई डाउट है? अब है ना, इसमें हो क्या सकता है, बहुत ही सिंपल सी बातें मैं समझाऊं। कभी कभी यहाँ पर ये नहीं दिया होगा कितने का खरीदा है, कभी कभी ये नहीं दिया होगा, और कभी कभी ये नहीं दिया होगा। So this will be your incomplete record. Okay, this will be your incomplete record and you need to find it कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। और एक चीज which I feel कि students needs to know and understand, it is revaluation surplus guys। अभी revaluation surplus क्या है, मेरी बात समझना। ये इक्विटी वाला जो पार्ट होता है, ये जो इक्विटी वाला पार्ट होता है, वहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ होता है। ये 2001 और ये 2002, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ होगा 2000 और यहाँ पे दिया हुआ होगा 1000, कितने से बढ़ गया है? तो ये यही देखना है, दिस इज योर हिडन एडजस्टमेंट। ये आपका एक हिडन एडजस्टमेंट है और आप ये नहीं करते, एंड यू विल यूज योर मार्क्स। दिस इज योर हिडन एडजस्टमेंट कि आप यू नीड टू चेक दिस 2001 रिवैल्यूएशन सरप्लस को चेक करना पड़ेगा इक्विटी में जाके। और ये कैसे पता चलेगा? जब अपने IAS 16 पढ़ा होगा। ओके, क्लियर है? तो ये क्या है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो सिंपल, ठीक है। एंड लास्ट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ना व्हाट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी? सिंपल सी बात है,
शेयर इशू कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, जैसे कि आईपीओज होते हैं, वो लोग शेयर्स देते हैं और वो कंपनी जो भी होती है अलॉटमेंट इशू करते हैं और वो पैसे ले लेती है। तो अगर कोई शेयर इशू हो रहा है, एक तो वो प्रीमियम भी है, याद रखना प्रीमियम भी है तो भी प्लस होगा, है ना। पहली बात तो ये। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैं समझाती हूँ पर एक मिनट सुनना। लोन रीपेड, अगर लोन को रीपे कर दिया है तो माइनस होगा, एंड लोन इशू लिया है तो प्लस होगा। नॉट इशू, वी कैन से टेकन, है ना। कोई डाउट है आपको यहाँ पे, किसी को भी? अब हम बात करते हैं डिविडेंड पेड की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज योर हिडन एडजस्टमेंट, है ना, ये हिडन एडजस्टमेंट होता है। अब एक बात समझो, मैंने कहीं पर भी फिनेंसिंग एक्टिविटी है, मैंने आपको बोला कि लायबिलिटी का पार्ट होता है, मैंने क्या यहाँ पर रिटेन अर्निंग लिखा? नहीं, क्योंकि रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, आज तक का जितना भी साल, जैसे कि मेरी कंपनी 2000 में चालू है, मेरी कंपनी 1998 में चालू है, और 1998 तक के लेके 2025 तक का प्रॉफिट इज नोन एज रिटेन अर्निंग्स। यस की नो? यस। तो जब हम बात करते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स ऑफ डिविडेंड, तो दिस इज ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड विच इज योर क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। अब आप बोल रहे हो, आप बोलना क्या चाहते हो? तो मैं बोलना ये चाहती हूँ कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में दिया होगा, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको फाइंड करना होगा। मैं बोलना ये चाह रही हूँ आपको, आपको आ रहा है समझ में? ये स्टूडेंट्स नहीं समझते, क्योंकि देखो ना, आपको बैलेंस शीट दी हुई होती है यूजुअली, वेदर इन F7 और F3 में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एंड इवन इन SBR, इवन स्टूडेंट्स रीच इन SBR एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि डिविडेंड कैसे फाइंड करे, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दिस इज ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड विच इज क्लोजिंग। आई होप तो आपको ये समझ में आया, एंड दिस वाज सो इम्पोर्टेंट। तो अगेन, अब वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने क्या किया, डिविडेंड पे माइनस। एनी डाउट गाइस? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आना है, आ रहा है तो बताइए। डन है सबको? क्लियर? देन मूविंग टू दिस इज कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, ए प्लस बी मतलब फिनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये financing activity is your cash flow। पॉजिटिव आ रहा है मतलब बहुत अच्छा है, नेगेटिव है मतलब ओवरड्राफ्ट है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? आई होप सो समझ में आया, राइट? So basically I want to share something for F3 students and for, पहले मैं F3 students के लिए एक बात करती हूँ कि ये क्या है। गाइस समझिए, आपके एग्जाम में यूजुअली थ्योरी ज्यादातर पूछी जाएगी, ओके, थ्योरी। बट इफ यू आर लकी और आपने ये वीडियो देख लिया, तो आपको पता चलेगा कि अब 15 मार्क्स का सम भी आ सकता है, प्योरली रिलेटेड टू कैश फ्लो, और बहुत ही इजी सम होगा वो, ठीक है। मतलब इट इज इजी, ये कोई हार्ड नहीं है। बट अगेन आपको ये लेजर, जैसे कि वो सम में आपको ये भी पूछ सकते हैं, लेजर ये आना चाहिए, ठीक है। फिर डिविडेंड की एंट्री भी पूछ सकते हैं आपको। तो अगर आपको 15/15 लाने हैं तो आपको थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको सम्स चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल लेट यू नो, ओके। तो दिस वाज एंटायर इनडायरेक्ट मेथड, ओके। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू डायरेक्ट मेथड, बट उससे पहले जैसा मैंने बोला F7 स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेंड्स फॉर F7 स्टूडेंट, ये अगेन आपके 20 मार्कर के क्वेश्चन में 8 to 9 मार्क्स का तो श्योरली आ सकता है। अब अगर आप लोग F7 के स्टूडेंट्स हैं, देन यू नीड टू नो सम टॉपिक्स which is so important for cash flow purpose and financial instruments, अगेन जो आपको मे बी काम आएंगे, ठीक है। बट आप जैसे जैसे सम्स देखेंगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे सम्स आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू फाइनली अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज डायरेक्ट मेथड, ओके, which is direct method।
देखिए डायरेक्ट मेथड में 3 चीजें अगेन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही अलग है, बाकी दोनों सेम टू सेम है। तो आपको मेहनत सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करनी है। अब इसके एमसीक्यू पूछने के बहुत हाई चांसेस है फॉर F3 स्टूडेंट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का एमसीक्यू आने का बहुत ज्यादा हाई स्कोप है। तो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्ट मेथड व्हिच इज, समझते हैं अब क्या आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखो अब एक बात समझो, हम ऊपर तो क्या कर रहे हैं, हम ऊपर तो पहले प्रॉफिट को हटा रहे हैं, फिर उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, कुछ चीजें माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। बट अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, तो डायरेक्ट मेथड में बेसिकली सिंपल है बहुत, ठीक है। कैश सेल्स है तो वो आएगा, पैसे आए, ठीक है, कैश सेल्स से। और एक चीज से पैसे आते हैं फ्रेंड्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, जिसमें आपको रिसीवेबल का अकाउंट आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम माइनस क्या करेंगे, कैश परचेज, अनलेस एक और चीज है, कैश पेड टू सप्लायर, ठीक है। ये कहां से मिलेगा आपको, पेबल्स के अकाउंट में से, है ना, पेबल्स के लेजर में से मिलेगा। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि रेंट, वेजेस, सैलरी, कोई भी छोटा मोटा खर्चा सब माइनस करेंगे और आपका ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अगेन अब इसमें से भी आप इंटरेस्ट, जैसे जैसे कि देखिए अब इसमें भी आप इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका नेट कैश फ्लो। आ रहा है समझ में। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैं एक लेजर बना रही हूँ जो सारे एक्सपेंसेस के लिए कॉमन है। कौन से, ये इंटरेस्ट और टैक्स, जो मैंने ऊपर भी सिखाया है आप लोगों को। ऐसा सिचुएशन होता है तो ओपनिंग इधर, क्लोजिंग। कैश पेड हमेशा डेबिट में होगा और एसओपीएल मतलब पीएनएल में जो भी लिखा है वो डन है। कोई डाउट है, ओके। और अब मैं लास्ट दो अकाउंट भी समझा देती हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए, विच इज रिसीवेबल्स अकाउंट एंड पेबल्स अकाउंट। रिसीवेबल्स का अकाउंट बहुत इजी है गाइस, इफ यू आर डूइंग एसीसीए एंड यू डोंट नो दिस अकाउंट्स, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर क्रेडिट सेल्स है, देखो क्रेडिट सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स बोथ आर डिफरेंट थिंग, ओके। क्रेडिट सेल्स मतलब मैंने इतना उधार दिया है, उस उधार के पैसे भी आने चाहिए, तो दैट इज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। तो विच इज क्रेडिट सेल्स हम इधर लिखेंगे और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हम इधर लिखेंगे। फिर आएगा बैड डेट्स, राइट, और क्या आता है, सेल्स रिटर्न। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये चीज जो हम लिखेंगे कैश फ्लो, डन है। अब हम पेबल्स का अकाउंट भी समझेंगे। पेबल्स के अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो पेबल्स के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। अब अगर क्रेडिट परचेज किया है तो वो इधर आएगा, राइट। कैश पे कर रहे, देखो अगेन क्रेडिट परचेज अलग है, कैश पेमेंट अदर, मतलब मैंने जो क्रेडिट परचेज किया कितने पैसे उसको दिए, ठीक है। तो कैश पेड टू सप्लायर, और लास्ट में क्या, परचेज रिटर्न। मुझे ये चाहिए, ये कैश फ्लो में लिखने के लिए। और एक चीज भी आ सकती है विच इज कॉन्ट्रा फ्रॉम द बोथ द साइड्स, ओके। कोई डाउट किसी को भी, anything which you can ask, even you can ask me in comment section, okay guys, so thank you for watching the video.